नमस्कार दोस्तों। ये कहा जाता है कि अगर इंसान में हिम्मत हो और अगर उसमें हौसला हो तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत और बड़े से बड़े डर को ख़त्म कर सकता है। और ये एक हौसला ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और ये हौसला ही है जो एक विकलांग व्यक्ति को भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़ आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 की जो बुक है फ्लेमिंगो, इंग्लिश की जो बुक है क्लास 12 की, उसका एक चैप्टर है डीप वाटर। उसका मैं पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या कहानी है, और शायद आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आप में भी कुछ कर गुजरने की हिम्मत आ जाएगी। और ये जो कहानी है बिल्कुल सच्ची घटना से प्रेरित है, और ये स्वयं जो हमारे राइटर है उनकी बायोग्राफी से ये ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चैप्टर है डीप वाटर, इसे जो लिखा है वो लिखा है विलियम डगलस ने, और ये उनकी खुद की जो बायोग्राफी है, उसमें से इस चैप्टर को लिया गया है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें देखिए, जो विलियम जो डगलस थे, इनका जो जन्म हुआ था 1898 में हुआ था, और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 82 ईयर्स की लंबी जिंदगी इन्होंने जी थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो मेन मिनेसोटा में हुआ था। और आफ्टर ग्रेजुएशन करने के पश्चात विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, उन्होंने जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए थे वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स लिए थे। उसके बाद में इन्होंने 2 साल तक तो क्या किया कि ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा शहर में उन्होंने टीचिंग का काम किया। याकीमा के ही में उन्होंने टीचिंग का काम किया, और फिर जल्दी ही वे इस पेशे से टायर्ड हो गए, थक गए थे। मतलब उनको ये टीचिंग का जो जॉब था वो पसंद नहीं आया, एंड ही डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे लीगल करियर अपनाना चाहिए या वकील बन जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वे इस ओर काफ़ी आकर्षित थे। फिर क्या हुआ कि ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। फिर उनकी जो मुलाकात हुई है वो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट में, येल में उनसे मुलाकात हुई। और एक ही मुलाकात में जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उनके काफ़ी फ़ैन हो गए, और उन्होंने उनको अपना एडवाइज़र और साथ ही साथ अपना दोस्त बना लिया, और वो उनके एक कानूनी सलाहकार बन गए। आगे देखिए फिर क्या हुआ कि डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो डगलस जो थे वो इंसान के जो मानवाधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके बहुत बड़े एडवोकेट थे। और जहाँ फंडामेंटल राइट्स का नाम आता है वहाँ विलियम डगलस का नाम जरूर आता है। और फिर 1975 में वो 36 साल लंबी एक जस्टिस की सेवा से रिटायर हुए, और इसे अमेरिका के इतिहास में एक बहुत लंबी सर्विस माना जाता है कि एक जज के रूप में उन्होंने 36 साल जो है वो लंबी सर्विस उन्होंने दी है। और ये जो डगलस का ये जो चैप्टर जो लिया गया है उनकी जो बुक है, उस बुक का नाम है मैन एंड माउंटेन। ये आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ आपको याद रखना होगा मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो लिया गया है वो उनकी बुक मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, और इसमें वो ये बताते हैं कि इट रिवेल्स हाउ ए यंग बॉय विलियम डगलस, कि विलियम डगलस जब एक यंग बॉय थे तो कैसे वो लगभग एक स्विमिंग पूल में डूब चुके थे, और कैसे उनकी जान बची। और इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस ऐसे में वो हमको ये बताते हैं कि उनको पानी से कितना डर लगता था, एंड देयर आफ्टर, और उसके पश्चात हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, उन्होंने अपने डर से कैसे छुटकारा पाया और उसको डर को कैसे उन्होंने जीता। जैसे आजकल आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका नाम माउंटेन ड्यू है, तो उसका भी ऐड आपने देखा होगा कि डर के आगे जीत है। तो उन्होंने किस तरह डर को जीता। और notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। और इस चैप्टर में उन्होंने जो
एक ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी आत्मकथा के भी हम इसको मान सकते हैं। और उन्होंने डर का एक बहुत ही शानदार डिस्कशन किया है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. ये कब हुआ था? जब मैं 10 या 11 साल का था। तो happen का मतलब हुआ था। ये कब हुआ था? जब मैं 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim. और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे तैरना सीखना चाहिए, या अब मैं तैरना सीखूंगा। तो जब हमारा जो राइटर है विलियम डगलस है, उनको तैरना नहीं आता था। तो जब वो 10-11 साल के थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो अब मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए। सो देयर वाज ए पूल एट YMCA। तो वहां पे YMCA नाम की एक संस्था है। अब ये YMCA क्या है? YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये क्या है कि जो क्रिश्चियन जो लोग हैं, उनके जो यूथ है, उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ लायंस क्लब होता है, लियो क्लब होता है, भारत विकास परिषद होती है, उसी तरह वहां YMCA होती है। ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन क्या करता है कि ये पूरे वर्ल्ड में इसकी शाखाएं हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये जो रिक्रिएशन के जो सेंटर्स है वो डेवलप करता है। अब ये रिक्रिएशन क्या होता है? देखिए रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, यानी कि वो रिक्रिएशन के जो सेंटर्स को डेवलप करता है ये YMCA। तो उस क्षेत्र में ये जो याकिमा जो एरिया था जहां पे हमारा राइटर रह रहा है, इस याकिमा के जो एरिया में भी एक YMCA का पूल था। तो अब राइटर ने किया कि भाई मुझे स्विमिंग सीखना है। तो स्विमिंग सीखने के लिए जाहिर सी बात है कि आप रिवर में तो जा नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्विमिंग पूल में ही सीखना चाहिए। तो दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और वो स्विमिंग सीखने के लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी की वैसी अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? YMCA कर रहा था। यानी कि YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। द याकिमा रिवर्स वाज चर्चेस। और उसी क्षेत्र में, वो याकिमा क्षेत्र में रहता था, तो वहां पे एक रिवर थी, उस रिवर का नाम भी था याकिमा। लेकिन वो जो याकिमा जो रिवर थी वो बड़ी खतरनाक थी। ट्रेचरस का मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उसका फ्लो इतना ज्यादा था कि वहां पे स्विमिंग, कम से कम स्विमिंग सीखी तो नहीं जा सकती थी। तो ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस यानी खतरनाक। और याकिमा क्या है? याकिमा इज ए प्लेस इन वाशिंगटन यूएसए में एक वाशिंगटन नाम का एक कस्बा है, राज्य है। उस वाशिंगटन राज्य में याकिमा नाम का एक जगह है, और याकिमा जगह पे ही एक रिवर है जिसका नाम भी याकिमा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। याकिमा रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन। देखिए याकिमा के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं कि याकिमा जो नदी है ये क्या है? एक ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी क्या होती है? यानी कि सब रिवर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोलंबिया रिवर है, इस कोलंबिया रिवर में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती है, ऐसे कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है। तो इसी ये जो मेन जो रिवर है और इसकी ये जो नदियां जो इसमें आके मिल रही है, इन्हें ट्राइब्यूटरी कहा जाता है। तो कोलंबिया एक बड़ी रिवर है, उसी की एक ट्राइब्यूटरी है ये याकिमा रिवर। तो द याकिमा रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए। वाशिंगटन यूएसए में की वो ट्राइब्यूटरी है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर इंडिजिनस याकामा पीपल। और इस जगह का जो नाम पड़ा है वहां के जो मूल निवासी हैं, इंडिजिनस का मतलब था नेटिव या मूल निवासी, याकामा लोगों के नाम पर इस नदी का और इस स्थान का जो नाम है वो याकिमा पड़ा है। चले आगे देखते हैं। ये देखिए ये याकिमा रिवर का नक्शा है जहां से वो ये फ्लो होती है। अब देखिए जो हमारे जो राइटर है उसकी जो मदर जो थी उसको कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, वो उसको बार बार वार्निंग देते थे। देखिए याकिमा रिवर बड़ी सुंदर रिवर है और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। देखिए ये इसका मैंने पिक्चर भी लगाया है और यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं जो याकिमा रिवर में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने नेट से लिए हैं सारे पिक्चर। तो उसकी जो मदर जो थी कंटिन्यूअली वो क्या करती थी, उसको नदी पर जाने के से मना करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में हमेशा ये बात को ताजा करती रहती थी, द डिटेल्स ऑफ द ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। और जब भी नदी में कोई आदमी डूबता था तो वो मेरी माँ आके मुझको बताती थी ताकि मेरे दिमाग में ये बात ताजा रहे कि मुझे नदी पे नहीं जाना है या कहीं मैं स्विमिंग सीखने के लिए चक्कर में नदी पर चला जाऊं। बट द YMCA जो पूल था, YMCA का जो स्विमिंग पूल था
वो सुरक्षित था। ये बात उसकी माँ भी मानती थी कि भाई इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, अगर तुमको स्विमिंग सीखनी है तो आप ऐसा कीजिए और YMCA के पूल में जाके सीख लीजिए। आगे देखिए, ये मैंने याकिमा रिवर का एक सुंदर व्यू लगाया है आपके सामने। ये देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। जो YMCA का जो पूल जो था वो उसके 2 एंड थे। एक एंड में तो वो बिल्कुल शैलो था, 2 या 3 फीट उसकी जो गहराई थी मात्र। ये देखिए ये वो पूल है YMCA का, तो इसका ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये मात्र 2 या 3 फीट गहरा है, डीप इन एट द शैलो एंड। इसका जो शैलो एंड था, देखिए एक तो डीप एंड हो गया, ये वाला जो एंड है ये तो डीप एंड हो गया, और ये वाला जो एंड है वो शैलो एंड। तो इसका जो शैलो एंड था वो मात्र 2 या 3 फीट गहरा था, while it was 9 feet deep at the other। जबकि इसका जो दूसरे साइड का जो एंड था वो 9 फीट गहरा था। The drop was gradual, और इसका जो ढाल जो था वो देखिए बिल्कुल क्रमिक ढाल है इसका, यानी कि कम गहरे से ये अधिक गहरे की ओर जा रहा है। ये देखिए, तो इसका जो ड्रॉप था, इसका जो ढाल था वो बिल्कुल ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब क्रमिक था, मतलब उसमें क्रम से वो। आगे देखिए, ग्रेजुअल का मतलब, अब देखिए यहाँ पे जो हार्ड वर्ड्स आए, एक तो आया है शैलो, तो शैलो का मतलब जो गहरा नहीं होता, शैलो का मतलब होता है छिछला। छिछला यानी कि नॉट डीप। जो नॉट डीप होता है वो शैलो होता है। शैलो मीन्स होता है नॉट डीप, जो गहरा ना हो। और दूसरा जो हमारा वर्ड आया है वो आया है इसमें ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब हो गया ढाल, ड्रॉप का मतलब हो गया इसमें ढाल हो गया, ड्रॉप का मतलब ढाल हो गया, और ग्रेजुअल का मतलब हो गया क्रमिक, यानी कि बिल्कुल स्लोली नीचे जाए, बिल्कुल उसे ग्रेजुअल कहेंगे। देखिए ये स्विमिंग पूल का मैंने आपको बड़ा पिक्चर लगाया है, तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें मैंने शैलो और डीप दोनों ही बताए हैं। आप देखिए फिर क्या होता है, आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने क्या किया, एक वाटर विंग्स का पेयर लिया। वाटर विंग क्या होते हैं कि जब बच्चों को तैरना सिखाया जाता है, तो बड़ों या बच्चों को जब तैरना सिखाया जाता है तो वो डूब न जाए, तो उनके लिए हवा से बने हुए कुछ विंग्स होते हैं। ये देखिए, ये इस बच्चे ने विंग्स, ये देखिए ये वाटर विंग्स है। इससे क्या होता है कि आदमी डूबता नहीं है। तो मैंने क्या किया, आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने वाटर विंग्स का एक पेयर ले लिया एंड वेंट टू द पूल। और स्विमिंग सीखने के लिए मैं कहाँ चल दिया, पूल की तरफ चल दिया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। अब हमारा जो राइटर है वहां पहुंचा, और वहां पे तो सब बच्चे जो है वो कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। अब उसको बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि आई हेटेड टू वॉक नेक्ड, उसको नंगा घूमना पसंद नहीं था। नंगा घूमना पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि उसकी टांगे बहुत पतली पतली थी, यानी कि स्किनी वो बहुत, हमारा जो राइटर है वो बहुत दुबला पतला था, उसकी जो टांगे थी बिल्कुल स्किनी लेग्स थी, बहुत दुबली पतली टांगे थी। तो मैं अपनी उन टांगों को दिखाना नहीं चाहता था, मुझे उन टांगों को दिखाने से नफरत थी। और वॉक नेक्ड बट आई सबड्यूड। फिर मैंने क्या किया, लेकिन माई प्राइड, अपने प्राइड को एक तरफ रख दिया। भाई इच्छा तो थी ना स्विमिंग सीखने की, तो अब एक तरफ शर्म भी आ रही थी, भाई बिना कपड़े उतारे तो आप स्विमिंग सीख ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, आखिरकार स्विमिंग सीखने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, और अपना जो प्राइड जो था, अपना जो गर्व जो था, उसको मैंने सबड्यू कर दिया, यानी कि एक तरफ रख दिया, और डिड इट, यानी कि मैंने अपने कपड़े उतार दिए। आगे देखिए, ये देखिए ये वाटर विंग्स है, इनकी वजह से मदद, ये देखिए ये वाटर विंग्स है, इनकी मदद से जो है वो जो बच्चा जो है वो डूबता नहीं है, और उसका मुंह और हाथ दोनों बाहर रहते हैं ताकि वो डूबे नहीं। आगे देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग, और बचपन से ही क्या था, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन का मतलब नापसंदगी, यानी कि अनलाइक, डिसलाइक। एवर्जन मींस डिसलाइक। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही मुझे क्या था कि आई हैड एन एवर्जन टू वाटर, मुझे पानी पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, देखिए हर चीज के पीछे कोई न वजह होती है। आज हमारे राइटर को अगर पानी पसंद नहीं है तो उसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह क्या, मैं बता देता हूं कि when I was in it, this started, I was 3 or 4 years old। जब मैं 3 या 4 साल का था, फादर took me to the beach in California। तो मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे लेकर गए।
जब मैं 3-4 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे घुमाने के लिए कहाँ लेके गए, यानी कि राइटर के जो पिताजी थे वो उसे घुमाने के लिए कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए। ही एंड आई टुगेदर इन द सर्फ। तो पिताजी और जो हमारा राइटर है वो दोनों लहरों में, देखिए जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं और अगर आप वहां पे जाके लहरों का एंजॉय भी नहीं करे तो फिर आपने क्या किया, तो वो उसका हाथ पकड़ के और उन लहरों का आनंद ले रहे थे। पानी में जो लहरें आ रही थी जा रही थी, सर्फ का मतलब होती है लहरें। तो ही एंड आई स्टूड टुगेदर, हम साथ साथ खड़े थे इन द सर्फ, लहरों में साथ साथ खड़े हुए थे। सर्फ का मतलब वेव ऑफ द सी है, समुद्र की लहरें। फिर क्या होता है, ये देखिए दोनों साथ साथ खड़े हैं। आई हंग ऑन हिम, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, मतलब उनके हाथ पे लटका हुआ था। येट, फिर क्या हुआ साहब, आई हंग ऑन हिम, यानी कि मैंने उनके हाथ को पकड़ा हुआ था, मैं उनके ऊपर एक तरह से लटका हुआ था। येट, फिर भी क्या हुआ, द वेव नॉक मी डाउन, एक बहुत ही तगड़ी जो वेव आई और उस वेव ने क्या किया, मुझे नॉक मी डाउन यानी मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से वो निकल गई, यानी कि एक तरह से वो जो बड़ी सी जो लहर आई थी उस लहर ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से मुझे बहाकर ले गई। स्वेप्ट ऑन मी ओवर मी यानी कि मेरे ऊपर से बहकर चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं एक तरह से पानी के अंदर ही बरीड का मतलब होता है दफन होना, मैं पानी के अंदर एक तरह से दफन हो गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और अब छोटा बच्चा है उसको ये तो पता नहीं होता कि भाई अगर आप पानी के अंदर जा रहे हो तो आपको सांस रोक लेनी चाहिए। उसने उसी दौरान जब जैसे ही गिरा उसने सांस ली तो सांस के साथ में पानी चला गया। तो जैसे ही पानी चला गया तो माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटेड, मैं भयभीत हो गया। आई वॉज फ्राइटेड का मतलब जो हमारा जो राइटर है वो भयभीत हो गया। लेकिन अब जैसे वो गिरा तो पिताजी हंसने लगे, क्योंकि उनको तो पता था ना कि भाई मैं इनको बचा लूंगा, ये मैं उठा लूंगा। तो फादर लाफ्ड, फादर हंसने लगे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरवेलमिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन एक 4 साल के बच्चे का अगर उसकी ऐसे पानी के अंदर सांस चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो टेरर है, उस पानी के प्रति जो उसका डर है वो उसके दिल में बैठ जाएगा। तो यही हुआ, जो हमारे जो राइटर है उसको जो डर जो था उसको ओवर पावरिंग किया, यानी कि उसके ऊपर से अत्यधिक ओवर पावरिंग फोर्स, यानी कि अत्यधिक जो ताकत जो थी, लहरों की जो ताकत के प्रति उसका जो डर था वो हमेशा के लिए उसके दिल में घर कर गया। देखिए ये देखिए दोनों बाप बेटे आराम से घूम रहे हैं समुद्र के किनारे। अब देखिए क्या हुआ साहब, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब ये देखिए ये YMCA स्विमिंग पूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये YMCA का लोगो है। YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो ये पूरे विश्व में ये संस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि जिन देशों में क्रिश्चियनिटी का बाहुल्य है वहां पे आपको ये YMCA जरूर मिल जाएगा। तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, मेरी वो जो यादें थी वो लौट आई। जैसे ही मैंने YMCA के स्विमिंग पूल में मैं गया तो मेरे वो 3-4 साल का जब मैं था, जो समुद्र के किनारे में जो डूबा था, मेरे साथ जो दुर्घटना हुई थी उसकी जो यादें थी वो लौट आई। क्या लौट आई? अनप्लीजेंट मेमोरीज, यानी कि वो यादें जो प्लीजेंट नहीं थी, खुशनुमा नहीं थी, जो परेशान करने वाली थी। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन के डर को इसने हिला दिया या झकझोर दिया, यानी कि झकझोर के वो जो डर है वो वापस मेरे ऊपर छा गया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया या इकट्ठा कर लिया। आगे देखिए, ये देखिए YMCA की बिल्डिंग है, इसी के अंदर स्विमिंग पूल है। फिर क्या हुआ साहब, आई पैडल्ड, लेकिन अब भाई स्विमिंग तो सीखनी थी, तो मैंने क्या किया, आई पैडल्ड, पैडल का मतलब पानी में छप छप करना। तो मैंने क्या किया, पानी के अंदर छप छप करना शुरू कर दिया साहब। विद माई न्यू वाटर विंग्स, मेरे पास नए वाटर विंग्स थे। विद माई न्यू वाटर विंग्स मतलब नए वाटर विंग पहन के उसने क्या किया, पानी में छप छप करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज, और वहां पे जो लड़के जो स्विमिंग सीखने आए थे उनको देखकर मैंने भी पानी के अंदर छप छप करना या पैडल करना शुरू कर दिया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनको देख देख कर, यानी कि उनकी एपिंग का मतलब नकल करके, कॉपिंग, एपिंग मींस कॉपिंग, उनकी नकल कर करके मैं भी सीखने का प्रयास करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज,
मैं अलग अलग दिनों में मैं इसको 2-3 बार ऐसा ही दोहराता रहा। मैं आई डिड 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज। और धीरे धीरे जब मैं इसको कंटिन्यू करने लगा तो ये चीजें ये मेरी आदत में आ गई, फील एट ईज, यानी कि मुझे उसमें पानी के अंदर जो मेरा जो डर था, उस डर से मुझे थोड़ा आराम महसूस होने लगा, मतलब मैं थोड़ा उसको आदत में आने लग गया। मतलब मेरा स्विमिंग पूल में जाना, छप छप करना, पानी के अंदर उतरना, ये सब मेरी आदत में शामिल हो गया था इन द वाटर। लेकिन तभी जैसे ही थोड़ी बहुत उसको आदत पड़ने लगी, क्योंकि देखिए एक घटना तो उसके साथ जब वो 2-3 साल का था जब हो चुकी थी, अब दूसरी बुरी जो घटना है वो अब इसके साथ होने वाली है। तभी क्या हुआ, ये मिस एडवेंचर हुआ। मिस एडवेंचर का मतलब ये कुरोमांच हुआ मेरे साथ। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच और मिस एडवेंचर का मतलब होता है, अब देखिए क्या मिस एडवेंचर हुआ वो हम अभी देखते हैं। ये देखिए बच्चे हैं जिनकी नकल करके जो हमारा राइटर है वो स्विमिंग सीख रहा था। ये देखिए ये वाटर विंग्स है, इस बच्ची ने वाटर विंग्स पहने हुए हैं। इन्हें वाटर विंग्स कहा जाता है, जिनको हाथों पे और चेस्ट पे ऐसे बांधा जाता है ताकि बच्चा डूबे नहीं है। बच्चा क्या, कोई भी जो इनको पहने वो डूबता नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। आई वेंट टू द पुल, मैं पुल के ऊपर गया, मतलब पुल में गया। When no one else was there, वहाँ पे कोई और नहीं था, मतलब अकेला ही था। The place was quiet, जो जगह थी बिल्कुल शांत थी। The water was still, अब पानी में कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था, तो पानी भी बिल्कुल शांत था। स्टिल का मतलब शांत था, स्थिर था, उसमें मूवमेंट नहीं था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub, और जो टाइल लगा हुआ जो बॉटम था वो उतना ही क्लीन दिखाई दे रहा था जितना कि कोई बाथ टब होता है। बाथ टब क्या होता है, अमीर घरों के जो लोग होते हैं वो अपने बाथरूम में नहाने के लिए एक बाथ टब को लगा लेते हैं। इसमें पानी भरा जाता है, गर्म चाहे तो गर्म भर लो, ठंडा चाहे तो ठंडा भर लो, और इसके अंदर वो पड़े रहते हैं। इसे बाथ टब कहा जाता है, नहाने के लिए होता है ये। तो उसका जो टाइल लगा हुआ बॉटम उतना ही साफ दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई बाथ टब का होता है। आई वॉज टिमिड, अब मुझे डर लग रहा था, भाई अकेला था, डरपोक था मैं। आई वॉज टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक या कायर। तो मैं डरपोक था, तो मुझे डर लग रहा था। तो अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे अकेले अंदर जाने में मुझे डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल, तो मैंने क्या किया कि पुल के साइड में मैं बैठ गया, यहाँ पे जैसे साइड में वो बैठ गया, ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों को के आने का इंतजार करने लगा। फिर क्या होता है देखिए, ये देखिए बाथ टब है। अब फिर क्या होता है वहां पे कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, वहां मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, वहां पे एक दादा टाइप, ब्रूजर का मतलब होता है दादा टाइप लड़का, प्रोबेबली 18 years ओल्ड, जो लगभग 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी जो चेस्ट जो थी जिस पे बहुत ही थिक यानी गहरे बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिक स्पेसिमेन, उसने अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, बहुत ही सुंदर शरीर उसने बनाया हुआ था। और फिजिकल स्पेसिमेन यानी कि उसने बॉडी को इतना अच्छा बनाया हुआ था कि वो एक फिजिकल का एक अच्छा खासा ब्यूटीफुल नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी जो बॉडी थी उसके हाथ पैर भी ऐसे ही थे। दैट शोड रिपिंग मसल्स, और उसके हाथ पैरों की जो मांसपेशियां थी वो ऐसे लग रही थी जैसे फड़क रही हो। रिपलिंग का मतलब फड़कती हुई मांसपेशियां थी, तो रिपलिंग का मतलब फड़कना मतलब मूवमेंट, मूव करना। आपने देखा होगा ना, जो मसल्स वाले जो लोग होते हैं उनकी मांसपेशियां हिलती रहती हैं। ही येल्ड, और मुझे देखकर वो चिल्लाया, येल्ड का मतलब चिल्लाया, मुझे देखते हुए चिल्लाया, हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। तो अब देखिए स्किनी क्या होता है, विदेशों में क्या करते हैं कि दुबला पतला इंसान होता है, उसको चिढ़ाने के लिए उसको स्किनी कहा जाता है। स्किन यानी चमड़ी, यानी कि जिसका ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो ढांचा है उस पर हड्डियां के ऊपर जैसे किसी ने उसको कपड़ा उड़ा दिया हो, वो स्किन उड़ा दी हो। तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर भाई तुमको मैं इस पानी में उछाल दूं तो तुम्हें कैसा या गोता लगाना तुम पसंद करोगे। डक्ट का मतलब क्या तुम पानी के अंदर गोता लगाना पसंद करोगे। ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, ये देखिए उसने अच्छी मसल्स वगैरह बनाई हुई है अपनी, काफी जैसे फड़कती हुई भुजाएं हैं उसकी। और फिर क्या किया साहब, उसने उसको उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया।
राइटर को उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया। वो क्या करता है कि जो दादा टाइप लड़का था उसने क्या किया कि राइटर को उठाया और उठाकर दैट ही पिक्ड मी अप। दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और उसने क्या किया कि मुझे डीप एंड में उछाल दिया। That he picked me up and tossed me into the deep end। और उसने मुझे डीप एंड, जहां से गहरा ज्यादा था, उस डीप एंड में उसने मुझे उछाल दिया। I landed in sitting position। मैं वहां सिटिंग यानी बैठी हुई पोजीशन में मैं लैंड हुआ। Swallowed water। अब अचानक पानी में गिराए जाने से वो सावधान नहीं था, तो अचानक उसके मुंह में पानी चला गया, तो उसने पानी को क्या कर लिया, स्वेलो कर लिया। Swallowed water and went at once to the bottom। और एकदम से मैं नीचे तली की ओर रवाना हो गया, मतलब ऊपर से नीचे आने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होश को दूं। तो देखिए यहाँ पे 3 नए शब्द आए हैं, 2 नए शब्द आए हैं। एक तो आया टॉस्ड। टॉस्ड का मतलब होता है उछाला, उछाला, थ्रू, ठीक है। और दूसरा जो हमारा वर्ड आया है इसमें विट्स। विट का मतलब होता है होश। ये देखिए ये विट्स है, विट्स का मतलब होता है होश। देखिए इसे टॉस कहते हैं। जैसे आपने कभी गेम खेलते वक्त टॉस किया होगा, सिक्के को उछाला जाता है, तो उछालने को ही इंग्लिश में टॉस कहा जाता है। क्या होता है साहब, देखो हमारा जो राइटर है, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप कम टू द सरफेस। क्या हुआ कि मैं नीचे पेंदे की तरफ जा रहा था, उसके बॉटम की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक प्लानिंग बनाई। तो यहाँ पर राइटर एक प्लानिंग बनाता है कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे जो फीट हैं वो बॉटम को हिट करेंगे या उनसे टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप। तो मेरे टकराते ही मैं एक जोरदार जंप लूंगा, एक, और कम टू द सरफेस, और उछलकर कहां पे आ जाऊंगा, सतह के ऊपर आ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि लाई फ्लैट ऑन इट, बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और छप छप करते हुए या हाथ पैर चलाते हुए मैं पूल के किनारे की तरफ आ जाऊंगा। ये प्लानिंग राइटर ने कर ली कि जैसे ही मैं सतह से टकराऊंगा, टकराते ही मैं जंप मारूंगा, जंप मारकर मैं सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा, फिर फ्लैट लेट जाऊंगा, और पैडल करते हुए या हाथ पैर चलाते हुए मैं किनारे की तरफ आ जाऊंगा। लेकिन देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। तो ये देखिए जो राइटर है वो नीचे पेंदे की तरफ जा रहा है। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन। अब राइटर ने तो सोचा था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा, लेकिन नीचे जाने का जो रास्ता था वो काफी लंबा था, मतलब मुझे काफी लंबा प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। ये जो 9 फीट जो थे ये मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। मतलब मैं इतना स्लो नीचे जा रहा था कि ये जो 9 फीट थे वो मुझे कैसे दिखाई दे रहे थे, मुझे कैसे लग रहे थे जैसे 90 फीट हो गए हों। और आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करूं, मेरे जो लंग्स जो थे वो लगभग फटने को तैयार थे। वो फटने को तैयार क्यों थे? क्योंकि जो राइटर जो था वो पहले पानी एक बार सांसों में निगल चुका था, इसलिए उसके फेफड़ों में पानी चला गया था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे फेफड़े फट जाएंगे। देखिए ये हमारा जो राइटर है वो नीचे पेंदे की तरफ जा रहा है। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे फीट बॉटम से टकराए, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे फीट बॉटम से टकराई, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या किया, अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया। समन्ड का मतलब इकट्ठा किया, कलेक्टेड या कॉल्ड बोलते हैं जिसको, कॉल्ड। मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को बुलाया यानी इकट्ठा किया, गैदर्ड किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज, और वही प्रयास किया जिस प्रयास का मैंने सोचा था। क्या सोचा था कि मैं जोर से उछलूंगा,
एक ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ एक जोरदार छलांग लगाऊंगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। अब मैंने तो ये कल्पना की थी कि मैं उछलकर एक कॉर्क की तरह, कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, कॉर्क एक लकड़ी होती है, बहुत ही हल्की होती है, जो बोटल्स के ऊपर लगाने के काम आती है। जैसे बोटल्स को ढकने के काम ये कॉर्क आता है, ये बहुत हल्का होता है। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं सतह के ऊपर उछल कर एक कॉर्क की तरह उछल कर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन बजाय तुरंत उछल के आने के, भाई गया भी स्लो था तो मैं आया भी बिल्कुल स्लो स्लो। देखिए, आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड शा नथिंग बट वाटर। तो मुझे, जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मुझे क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं, केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसके अंदर गंदा पीला कलर का पानी मुझे दिखाई दिया। मतलब पानी का अंदर से जो कलर जो कैसा था, डर्टी येलो कलर का था। यानी कि अब जब यहाँ पे जब चारों तरफ पानी ही पानी था, तो जो हमारा राइटर है, बच्चा तो था ही, वो डर गया। पैनिकी का मतलब डर गया, फ्राइटेंड, डर गया वो। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब ए रोप, ताकि मैं जल्दी से वहां पे ऊपर पहुंचा, और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मुझे कोई रस्सी वस्सी मिल जाए। एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, मैं पकड़ना तो रस्सी चाहता था, लेकिन मेरे हाथों की जकड़ में क्या आया? सिर्फ पानी ही पानी आया। तो यहाँ पे देखिए नए 3 वर्ड आए हैं। टिंज, टिंज का मतलब होता है कलर, पैनिकी का मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड, और क्लच का मतलब पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। मेरे मतलब चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर क्या हुआ कि मेरी आंखें और मेरी नाक, देखिए राइटर है, इसकी आंखें और नाक सिर्फ बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। यानी कि उसने क्या किया? चिल्लाने का प्रयास तो किया, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। पानी के अंदर कहां से आवाज बाहर आएगी? और ऊपर बाहर क्या आया? सिर्फ मेरी आंखें और मेरा नाक। फिर क्या होता है? ये देखिए हमारा जो राइटर है, इसने हाथ बाहर निकाला हुआ है। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड का मतलब हाथ हिलाए। मैंने अपने हाथ हिलाए एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर की सरफेस पे आकर अपने दोनों हाथ हिलाए, मतलब बचाने के लिए ऐसे हाथ ऊपर करके उसने हाथ हिलाए। स्वेलोड एंड चॉक्ड, और फिर उसने पानी को निगल लिया, क्योंकि पानी से पूरा तो बाहर नहीं आया ना, मुंह तो अंदर ही था। फिर उसने पानी को स्वेलो कर लिया, निगल लिया, और उसका गला जो था वो रुंध गया। चौक का मतलब रुंध गया, चौक हो जाती है, हमारी नालियां रुंध जाती है, नालियां चौक हो जाती है ना, वैसे चौक हो गया उसका गला। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया। टांगे नीचे थी ना, तो उसने ये प्रयास किया कि किसी तरह मेरी टांगे ऊपर आ जाए तो मैं तैर कर बाहर आ जाऊं। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरी जो टांगे थी वो ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि कोई मरी हुई हो, उनमें कोई वजन लटका हुआ हो, जैसे उनको कोई लकवा मार गया हो। और मेरी जो टांगे थी बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गई। रिजिड का मतलब हो गई कि वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो गई। रिजिड का मतलब कठोर हो गई। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक महान शक्ति, एक बहुत बड़ी शक्ति मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। यानी कि पानी की जो अंदर की जो शक्ति थी वो मुझे अंदर खींच रही थी। देखिए फ्लेल्ड, फ्लेल्ड का मतलब हाथ लहराया, लहरा रहा है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। स्क्रीम्ड का मतलब मैं चिल्लाया, बट ओनली वाटर हियर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज गले के अंदर ही रह गई, और मुझे किसने सुना? सिर्फ पानी ही मेरी आवाज को सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर मेरी जो यात्रा, शुरू में जैसे उसको उछाला वो नीचे गया, नीचे के जाने के बाद उसने जंप लगाया कि ऊपर आने की कोशिश की, फिर वापस सतह पे आया। सतह पे उसने कोई रस्सी वगैरह को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उसको नहीं मिली। अब वापस उसकी एक लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी जो थी, बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, पुल के बॉटम की तरफ मेरी एक और लंबी यात्रा शुरू हो गई। ये देखिए, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन,
देखिए, आई स्ट्रक, मैं टकराया किससे? एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं नीचे जैसे जा रहा था, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि पानी जैसे मुझ पे चिपक गया हो, मुझसे एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मेरी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। एक्सपेंडिंग का मतलब कम हो रही थी। माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर, जैसे आपने कभी कोई सपना देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि अगर आप सपने में किसी से लड़ाई कर रहे हैं या भागते हैं तो धीरे धीरे आप उससे हारने लग जाते हैं, आपकी शक्ति कम होती जाती है। फाइट एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, और ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बुरा सपना चल रहा हो और मैं एक ऐसी शक्ति से लड़ रहा था जिसका मैं विरोध नहीं कर पा रहा था। इरेसिस्टेबल यानी जिसका विरोध ना किया जा सके, फोर्स का मतलब ताकत, यानी कि मैं एक ऐसी ताकत से लड़ रहा था जिसका अब मैं विरोध नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं उसके सामने कमजोर पड़ गया था, या जो हमारा जो राइटर है वो उसके सामने कमजोर पड़ चुका था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें हो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोप, मेरा जो मस्तिष्क था वो दहल रहा था। थ्रोप का मतलब धड़धड़ाना या दहलना, यानी मेरा जो मस्तिष्क था वो बड़ी तेजी से धड़धड़ा रहा था, दहल रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश हो रहा था। वापस ये जो हमारा राइटर है वो नीचे पेंदे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी बट रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मुझे अभी भी वो रणनीति, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? रणनीति। लेकिन अभी भी मुझे क्या थी? वो रणनीति याद थी कि भाई उसको जब सीख रहा था तो हो सकता है उसके जो ट्रेनर जो था, जो स्विमिंग ट्रेनर था, उसने उसको रणनीति बताया हो कि कभी भी अगर आपको ऐसा मौका लगे कि भाई आपको आना है तो आप इस तरह से आप अपनी जान बचा सकते हो। तो अभी भी मुझे रणनीति याद थी। क्या रणनीति क्या थी? कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं बॉटम से उछलूंगा, ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सतह के ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं सीधा पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों को चलाऊंगा, स्ट्राइक आउट करूंगा, मतलब हाथों से पानी को काटूंगा या हाथों को चलाऊंगा, हाथ पैर मारूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने पैरों को मैं जोर जोर से मारूंगा। देन आई वुड गेट द टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं तैर कर कहाँ आ जाऊंगा? पूल के किनारे की तरफ आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये रणनीति उसको अभी भी याद थी। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है रणनीति चलती नहीं है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता जा रहा था एंड, और इस यात्रा का मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई एंड ही ना हो, अंत ही ना हो। तो राइटर को हमारे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो यात्रा जो थी डाउनवर्ड, जो नीचे जाने की तरफ जो यात्रा थी वो एंडलेस थी, इसका कोई अंत नहीं था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, वहाँ पे कुछ नहीं था, केवल पानी था जिसका ग्लो कैसा था, जिसकी चमक कैसी थी? येलो कलर की। डार्क वाटर, बिल्कुल गहरा पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आसपास कोई देख नहीं सकता था। मतलब वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था, वाटर थोड़ा गहरा था जिसके आसपास किसी को दिखाई नहीं देख सकता। आगे देखिए। देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर क्या हुआ? एक भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया। उसके सारे प्रयास धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। वो लगभग ये मरने की स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि एक बार वो जमीन से टकराया, टकराते ही धीरे धीरे वो नीचे गया, फिर नीचे से टकरा के फिर वो वापस ऊपर आया। ऊपर उसको कुछ नहीं मिला, वो सांस नहीं ले पाया क्योंकि सिर्फ उसका मुंह बाहर नहीं आया था। फिर वो वापस डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा था। इतने सेकंड का खेल होता है तो सारा। तो एक भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर, अब देखिए यहाँ पे टेरर की कितनी अच्छी डेफिनेशन हमारा राइटर दे रहा है। डर की कितनी बढ़िया परिभाषा। एक तो आपने डर की परिभाषा पढ़ी होगी माउंटेन ड्यू का ऐड देखते हुए कि डर के आगे जीत है। एक डर की परिभाषा हमारे राइटर ने दी है। देखिए क्या कितनी शानदार परिभाषा दी है कि एक भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर जो होता है वो किसी प्रकार की समझदारी को नहीं जानता। यानी कि जब इंसान डर जाता है तो उसकी सारी समझदारी चली जाती है। सपोज आप जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने एकदम से शेर आ गया, तो बताओ आप क्या करोगे? तो आपके मुंह से ये निकलेगा, सर हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा वो तो शेर करेगा। ठीक है, तो डर नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर किसी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझता, यानी कि डर के आगे सारी समझदारी खत्म हो जाती है।
टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और जैसे ही इंसान के अंदर डर घुस जाता है उसका अपने शरीर से जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और डर वो चीज होती है जिसको वही समझ सकता है जिसने डर का सामना किया है। अब सपोज आपने भूत देखा ही नहीं तो आपको क्या पता कि भूत का डर कैसा होता है। वैसे भूत मैं तो नहीं मानता इन चीजों को, भूत प्रेत, लेकिन ये है कि सपोज आप शेर का डर मान लीजिए कि जब तक आपने शेर को फेस टू फेस सामना नहीं किया जंगल के अंदर, तो शेर का जो डर होता है वो वही इंसान समझ सकता है जिसने शेर को देखा है। तो डर का सामना डर को वही समझ सकता है जिसने उसको अनुभव किया है। तो हमारे यहाँ पे सामने जो राइटर ने डर के बारे में, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि डीप वाटर में राइटर ने टेरर की क्या डेफिनेशन दी है या टेरर को कैसे डिफाइन किया है। तो टेरर को इस प्रकार डिफाइन किया है कि पहली बात तो है कि डर जो होता है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग, कोई समझदारी, यानी कि इंसान जब डरता है तो उसकी समझदारी खत्म हो जाती है। दूसरी बात, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर कोई कंट्रोल नहीं जानता। जब इंसान डरा हुआ होता है तो शरीर के सारे कंट्रोल खत्म हो जाते हैं। और तीसरी बात, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और डर को वही समझ सकता है जिसने कभी डर को महसूस किया है। जिसने डर को महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कभी डर को समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग यानी चीख रहा था। श्रीकिंग का मतलब होता है स्क्रीमिंग या चीख। मैं पानी के अंदर चीख रहा था, मतलब मौत की चीख उसको सुनाई दे रही थी। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और पैरालाइज का मतलब क्या होता है? पैरालाइज का मतलब होता है लकवा। मैं पानी के अंदर मुझे क्या हो चुका था? लकवा मार गया था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर। स्टिफ, स्टिफ का मतलब कठोर, हार्ड। रिजिड, दृढ़, विद फियर, उसका जो शरीर था वो कठोर हो गया था, ठीक है, दृढ़ हो गया था, यानी जो हिल डुल नहीं सकता था डर के मारे। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और मेरे गले की जो चीखें भी जो थी वो जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो हृदय और प्लस मेरे सिर के अंदर जो धड़कन हो रही थी, धड़धड़ाहट हो रही, पाउंडिंग का मतलब होता है धड़धड़ाहट हो रही थी। इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, वही मुझे बता रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूं। आगे देखिए, एंड देन, और तब, इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर, उसी डर के बीच में, केम ए टच ऑफ रीजन, वहां पे एक तर्क सामने आया। रीजन का मतलब यहाँ पे तर्क, यहाँ पे रीजन का मतलब कारण नहीं है, यहाँ पे रीजन का मतलब है तर्क। एक तर्क सामने आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर मुझे वो तर्क आया कि भैया मुझे तो जंप मारना है, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा तो मुझे क्या करना है? वापस एक जंप वो पहले मार चुका था, लेकिन अब मुझे दोबारा जंप मारना है। एट लास्ट, आखिरकार क्या हुआ? आई फेल द टाइल्स अंडर मी, मुझे अपने नीचे टाइल्स महसूस की, यानी कि मेरा पैर नीचे टाइल्स से टकराया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरी जो टोज, जो पैरों की जो उंगलियां थी वो उस तक पहुंची। कहां, किस तक पहुंची? टाइल्स तक पहुंची, जैसे वो उसको ग्रैब कर लेना चाहती हो, जैसे उसको जकड़ लेना चाहती हूं। ग्रैब देम, जैसे उसको क्या कर लेना चाहती थी? जकड़ लेना चाहती थी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और भैया फिर मैंने जितनी भी मेरी जो बची खुची शक्ति थी उससे मैंने क्या किया? जंप किया, फिर से जंप किया मैंने, एक प्रयास। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, यानी कि मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत शक्ति बची थी उस शक्ति के साथ मैंने जंप किया। तो यहाँ पे देखिए, इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है बीच में, बिटवीन। इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में। आगे देखिए, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जंप मेड नो डिफरेंस, उस जंप का कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने कोई रस्सी ढूंढी आसपास की, कोई रस्सी मुझे मिल जाए, कोई लैडर मिल जाए, कोई सीढ़ी मुझे मिल जाए, किसी तरह का कोई वाटर विंग मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। मेरे आसपास अगर कुछ था तो वो था सिर्फ पानी। ए मास ऑफ येलो वाटर, विशाल मात्रा में पीले रंग का पानी। हेल्ड मी,
जिसने मुझे जकड़ा हुआ था या जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, थामे हुए था। स्टार्क टेरर टुक एंड मेरे जो भयानक जो टेरर जो मेरे अंदर था, भयानक जो डर था वो और गहरा हो गया। ये सारा दृश्य देख के जो मेरा जो डर था वो और गहरा हो गया। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे और अंदर से जकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली आपको जकड़ लेती है जब आप करंट को छूते हो, तो जिस तरह बिजली आपको पकड़ लेती है उसी तरह उस डर ने मुझे पकड़ लिया। देखिए साहब, आई शुक, और मैं अंदर से हिल गया। शुक का मतलब हिल गया। एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और डर के मारे कांप गया। मतलब अंदर से मेरे अंदर कपकपी छूट गई। इतना बढ़िया जो डिस्क्रिप्शन डूबने का मेरे ख्याल से कोई और कर ही नहीं सकता था जितना अच्छा डगलस ने किया है। वो क्यों किया है कि उन्होंने खुद इसको महसूस किया कि माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे आर्म्स अब हिलना बंद हो गए थे, मेरे हाथों ने हिलने से मना कर दिया। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैरों ने हिलने से मना कर दिया। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, मैं अपनी माँ को पुकारना चाहता था। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि मेरी जो पुकार थी वो मुझ तक ही सीमित होकर रह गई। देखिए, एंड देन, और तब स्ट्रेंजली, एक अजीब तरीके से, देयर वॉज ए लाइट, प्रकाश था वहां पर। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो ऑफ वाटर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पीले रंग के पानी से बाहर आ रहा हूं। देयर वॉज ए लाइट, एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो ये देख सकती थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, और मेरे जो नाक था वो भी लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। यानी कि 2 बार तो पहले यात्रा करे आया, अब तीसरी बार वापस नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा के लिए, आई सक्ड फॉर एयर, यानी कि उसने सांस लेने का प्रयास किया, क्या सांस में हवा लेने का प्रयास किया, लेकिन उसको मिला क्या? एंड गॉट वाटर, और मुझे मिला पानी। यानी कि मैंने जैसे ही मेरी आंखें बाहर आई, जैसे ही मेरी नाक बाहर आई, तो मैंने फिर सांस लेने का प्रयास किया, लेकिन मुझे सांस में हवा के बजाय क्या मिला? पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और ये जो पीले रंग की जो रोशनी थी वो अब धीरे धीरे दूर जाती जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, वो तीसरी जब यात्रा शुरू हुई तो उसके सारे, अब यहाँ पे राइटर लगभग मरने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। यानी कि मेरे सारे जो डर थे, वो दर्द जो थे वो खत्म हो गए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे जो पैर जो थे वो भी, लिम्प का मतलब निर्जीव हो गए, मेरे पैरों की जान भी खत्म हो गई। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क के चारों तरफ काला काला एक कालापन, ब्लैकनेस का मतलब एक कालापन छा गया। मेरे मस्तिष्क के चारों तरफ क्या छा गया? एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस कालेपन ने सारे डर को खत्म कर दिया। देखिए, जब इंसान मरने लगता है तो उसके जो सारे दुख दर्द जो है वो खत्म हो जाते हैं, डर है वो खत्म हो जाता है। तो अब जब राइटर लगभग मरने वाला था, मरने लगा, तो इसने क्या किया कि उसके डर को खत्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारे आतंक को खत्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत, क्वाइट का मतलब शांत, और पीसफुल बिल्कुल शांति थी, एकांत था, बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और अब तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। आगे देखिए, दिस इज नाइस, देखो ये कितना अच्छा है। टू बी ड्रोजी, ये जो बेहोशी जो आ रही है, ये बेहोशी कितनी अच्छी है। टू गो टू स्लीप, देखो ये जो नींद आ रही है वो कितनी अच्छी है। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप मारने की या उछलने का की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और मैं जंप लगा लगा के बहुत थक चुका था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और अब मुझे जो धीरे धीरे जो मैं कैरी हो रहा था, मैं जा रहा था, वो मुझे
अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं। मुझे कैसा लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल हाथ मेरे चारों ओर, कोमल हाथों ने मुझे चारों ओर से पकड़ा हुआ है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वो कोमल हाथ जो एक माँ के होते हैं, मतलब वो हाथ उतने ही कोमल थे जितने की माँ के होते हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा राइटर है वो सो जाता है या लगभग बेहोश। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैंने हर मूर्छा को पार कर लिया था। मैंने अपने होशो हवस को पार कर चुका था, यानी कि मैं मूर्छित हो चुका था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो गिर चुका था, यानी कि मेरे जीवन का अंत हो चुका था। यानी कि मेरी लाइफ का, मेरे जीवन का क्या हो चुका था, अंत हो चुका था, और मैं सारी मूर्छाओं को, सारी होशो आवाज को पार कर चुका था। तो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि राइटर क्या जिंदा रह पाता है या नहीं रह पाता, अगर बचता है तो किस प्रकार बचता है, और आगे वो इस डर को कैसे जीतता है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।